आज हम लोग इस लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तीसरा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहला पार्ट पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए के रेप्लिकेशंस के बारे में पढ़े हैं, दूसरा पार्ट में फिजन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट था। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा है, उसमें कहाँ स्पोर फॉर्मेशन तक हम लोगों ने कर रखा है। और तीसरा पार्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो उससे कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है कि क्रोमोसोम्स, उसमें जो क्रोमोसोम्स का डबलिंग है कैसे करके हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन रखा गया है। तो वो कुछ देर के बाद पढ़ेंगे तो उसके ऊपर ये सब क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये होता क्या है? तो जैसे कि एक प्लांट के अंदर ना सीड्स होता है, एक प्लांट के अंदर फ्लावर होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, रूट्स होता है, ठीक है। ये सारी चीजें ये सारी चीज प्लांट अलग अलग प्लांट्स के अंदर होता है। ये कितना प्लांट के अंदर ये सारा चीज एक ही के अंदर भी रहता है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें वेजिटेटिव पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में। और वो वेजिटेटिव पार्ट होता कौन कौन है? तो स्टेम होता है, रूट्स होता है और इसके लीव्स होते हैं। ये तीन वेजिटेटिव पार्ट होता है जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके बनाया गया है। ये वेजिटेटिव पार्ट है इसका। ये क्या हो गया? स्टेम, ठीक है, या फिर स्टेम कभी कभार ऐसे लीव्स, यहाँ स्टेम यहाँ भी रहता है, यहाँ भी लीव्स ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेम, ये लीव्स और ये रूट्स। तो रूट्स भी पार्टिसिपेट करता है, स्टेम भी पार्टिसिपेट करता है और लीव्स भी पार्टिसिपेट करता है। अलग अलग तरह के प्लांट में अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट पार्टिसिपेट करेगा। ये नहीं कि ये मानो कि एक ओनियन हम लोग को उगाना है तो ओनियन स्टेम से भी उग जाएगा, रूट से भी उग जाएगा और लीव्स से भी उग जाएगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग जो हमारा प्लांट होगा वो अलग अलग पार्ट के वजह से रिप्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। और सबसे ऊपर जो फ्लावर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये फ्लावर या फिर इसके अंदर जो सीड होगा, फ्लावर तो सीड क्या पार्ट हो, ये सीड जो फ्लावर का पार्ट, ये दोनों इंटर रिलेटेड चीजें हैं। इसको हम लोग सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब शुरू करेंगे प्लांट्स में तब देखेंगे। हम लोग को अभी देखना है ये, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें स्टेम के वजह से कैसा कैसा प्लांट उग पाएगा वो लिखा गया है। और हमारा शायद एनसीईआरटी में बस यही दो एग्जाम्पल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो स्टेम के वजह से तो रट के रखना है, जितना कम से कम एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है ना ये सब, ठीक है, इसको रट के ही रखना होता है, ठीक है। और ये सब थोड़ा इन जनरल हम लोग को अगर जानना है तो जान लेंगे, नहीं तो फिर ये सब हमारा कोई काम का भी नहीं है, ठीक है। तो पोटैटो और ओनियन जो है वो किसके वजह से उगता है? तो स्टेम के वजह से। लेकिन बोलेगा सर पोटैटो को तो हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है, वो स्टेम थोड़ी रहता है। पोटैटो तो इतना बड़ा बड़ा रहता है, ये पोटैटो स्टेम थोड़ी है। ये जो पोटैटो होता है ना, ये हाँ वही, वो मॉडिफाइड स्टेम के वजह से उग पाता है। इसके ऊपर जो है ऐसे छोटे छोटे उजला उजला कलर का ऐसा करके धब्बा बना हुआ रहता है, याद है कुछ ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्ड। इसको क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। नहीं तो इसको और क्या बोलते हैं? अस्कार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्कार्स, ठीक है। इसको जब हम लोग जमीन के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे यहीं से ऐसे उगना शुरू कर देता है, ऐसे करके ये उगना शुरू कर देता है। अगर जो जमीन के अंदर डालने के करीबन 10 दिन बाद निकालोगे ना, तो यहाँ पर से ऐसा फ्लावर जैसा जहां तहां से उगना शुरू कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब जमीन के अंदर अच्छा दिन तक रहता है, इसके बाद ऊपर में ना इतना पौधा जैसा बन जाएगा। ये जैसे जमीन के अंदर इसको गाड़े थे, ठीक है, और यहाँ तुमको क्या दिखने लगेगा? इतना बड़ा बड़ा ऐसा, ये यहाँ पर बहुत सारा पौधा दिखने लग जाएगा। और इसके साथ ये छोटा छोटा यहाँ पर आलू, एक आलू से यहाँ पर 6 7 8 आलू बन जाएगा, ठीक है। कभी अगर आलू के खेत में गए होंगे तो मालूम होगा ये चीज। क्या बोला, मालूम है ना? ये हम भी बचपन में देखे, उसी को भी विजुअलाइज करके ये बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे आलू जो बचपन में उखाड़ते, हाँ, यहाँ पर पत्ता अंदर में पत्ता नहीं रहता, यहाँ पर अंदर में ना जड़ जैसा जो रहता है ना, ऐसे ऐसे इसी में आलू ऐसे लटका हुआ रहता है, नहीं जी, वहां से फिर हम लोग ये छुड़ा लेते हैं। ये पत्ता ऊपर हम लोग को दिखता है ग्रीन ग्रीन कलर का, और बाकी आलू नीचे रहता है, ठीक है। तो एक आलू से इतना सारा आलू बन जाता है। वो किसके वजह से बनता है? ये स्कार्स और ये बर्ड्स के वजह से। क्लियर है? अब दूसरा चीज है रूट। हाँ, तो याद रखना पोटैटो और
यहाँ ओनियन को हम लोग जमीन के अंदर गाड़ रहे हैं तो दिमाग कहता है ना कि रूट होगा, जमीन के अंदर गाड़ दिए हैं तो, है ना, लेकिन ये मॉडिफाइड स्टेम होता है, इसी चीज को हम लोग सीधा स्टेम बोल रहे हैं। ठीक है, कि स्टेम की वजह से दो प्लांट उगा पाएंगे, कौन कौन है, तो पोटैटो और ओनियन। उसके बाद आया अपना रूट, तो रूट है इसका स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो समझते हो, शकरकंद, है ना, और गुआवा मतलब अमरूद। ठीक है, ये दोनों को हम लोग किसके वजह, ये रूट के वजह से उगा पाएंगे। ठीक है, और तीसरा है लीव्स, लीव्स में ब्रायोफाइलम है, और भी एक दो एग्जांपल हम देख रहे थे नोट्स में जो तुम लोग को भेजे हुए हैं, तो उसमें और भी इसमें एग्जांपल होगा। ठीक है, से बेगोनिया यहाँ पर एक लिखा हुआ होगा। ठीक है, ब्रायोफाइलम के बाद क्या लिखा रहेगा, बेगोनिया। तो ये सब हम लोग देखे भी नहीं है ये सब प्लांट्स को। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस क्या करेंगे। हाँ, रूट्स के साथ लगाते हैं। अरे अब बहुत अलग अलग, जैसे कि इसी में पढ़ने वाले हम लोग ग्राफ्टिंग, स्टेम कट, ये कटिंग, लेयरिंग। ठीक है, तो उस सब के वजह से भी अब उग रहा है। ठीक है, तो वो सब आर्टिफिशियल मेथड हो गया। शुरुआत में ये सब के बारे में बाद में हम लोग जाने, शुरुआत में प्लांट्स को ऐसे ही इन्हीं मेथड्स के वजह से उगाया जाता था। ठीक है, इसमें और भी तुमको डलहौजिया और ये इसमें जैस्मिन, या इसमें जैस्मिन वगैरह का और भी कुछ कुछ एग्जांपल मिल जाएगा, लेकिन हमको जितना याद करना है वो ये है, इसको रट करके रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो स्टेम में क्या हो गया, हम ढक लें। स्टेम किसके किसके वजह से आ रहा है, स्टेम से कौन कौन आएगा, ओनियन और पोटैटो। दूसरा क्या है, रूट्स, रूट्स में कौन कौन आ गया, स्वीट पोटैटो और गुआवा। और तीसरा में लीव्स, लीव्स में कौन आएगा, ब्रायोफाइलम। ठीक है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइलम है क्या है, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक तरह का पत्ती है। ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है ना जिसका पत्ती जो है ना तुमको कटीला सा दिखेगा। पत्ती जो है यहाँ पर देखो, ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मानो ऐसे कर करके, फिर ऐसे कर करके, ऐसे रहेगा। तुमको पता ही है, तुम्हारे टीचर का ड्राइंग कितना बढ़िया है। ठीक है, ये पत्ती ऐसा लग भी नहीं रहा, समझ गए। ऐसा करके हम यहाँ पर बस दिखाना चाहते थे, ये कटीला कटीला यहाँ रहे। हेलो, यहाँ कटीला कटीला रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, कटीला सा ऐसे करके बना हुआ रहेगा, और यहीं पे इसके बर्ड्स मौजूद रहते हैं। यहाँ पे इसका बर्ड्स मौजूद है, जिसके वजह से यहाँ से नया प्लांट बनेगा। ये बर्ड्स थोड़ा बहुत डेवलप होता है ना, उसके बाद यहाँ से टूट करके इतना दूर, नहीं कैक्टस में यहाँ से, अरे उसमें तो फिर इसमें नहीं दिखाते, कांटा भी रहेगा लगा हुआ। अरे कटीला सा मतलब कि ऐसे कर करके इसका स्ट्रक्चर ऐसे, कटीला मतलब वो कांटा नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा कटीला सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बर्ड्स रहेगा ना, इस पे थोड़ा बहुत ये आउट ग्रोथ होगा, इसका थोड़ा बहुत बढ़ेगा, इसकी वजह से यहाँ से डिटैच होकर के जमीन में गिर जाता है, और उसकी वजह से एक नया प्लांट उग जाता है। तो एक ब्रायोफाइलम के लीव्स की वजह से बहुत सारा प्लांट उगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये सब क्या रहेगा, बर्ड्स रहेगा मौजूद, और यहाँ से थोड़ा बहुत उगता है, उसका डिटैच होकर के जमीन में गिरेगा और फिर एक नया प्लांट बन जाता है। क्लियर है। इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का तो डिफाइन इसी से क्लियर हो जाता है कि टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। हो गया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये आ गया जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। कौन कौन, लीव्स, स्टेम और रूट। ठीक है, तो इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखा गया है, जिसको वेजिटेटिव पार्ट भी हम लोग बोलते हैं। उतार लियो इसको। चलो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, कितना एडवांटेज लिखवाए, 6। 6 वो रट करके रखो, 2-3 को याद रह जाएगा, फायदा आएगा। इसका ज्यादा नंबर का नहीं, बहुत सवाल अगर आ गया तो 2 नंबर का आ जाएगा। 2 नंबर का सवाल में कितना पॉइंट लिखने का होता है, 2 नहीं तो 3। ठीक है, तो उतना लिख देंगे। और हाँ, लेकिन ध्यान में लगभग चीज रहना चाहिए, पूरा याद ना रहे पॉइंट वाइज, लेकिन ठीक है, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में वैसे ही ना इधर उधर का पूछता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज फ्रॉम सीड्स। मतलब सीड्स के वजह से जो हम लोग को फ्लावर और फ्रूट्स मिलता है, सीड्स के वजह से मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से, सीड्स जहां कहीं भी आया, इसका क्या मतलब है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, तो वहां से टाइम ज्यादा लगता है ये हम लोगों को, ये सीड्स वहां से फ्रूट्स मिलने में या फिर फ्लावर मिलने में। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी फ्लावर और फ्रूट्स मिल जाता है, किसके मुकाबले, सीड्स के रिप्रोडक्शन के मुकाबले।
ठीक है, तो एक तो फायदा ये हो गया कि जल्दी मिलता है। प्लांट्स कैन प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स इन लेस टाइम, फिर से कम समय में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से स्कार्स ही था, एक तुम्हारा पोटैटो के ऊपर कितना सारा स्कार्स था, और वो उतना सारा स्कार्स से उतना ज्यादा आलू निकल जाएगा, निकलेगा ना, तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज मोर रैपिड, फिर से फास्ट के बारे में बात कर रहा है, इजियर ज्यादा आसान है, और तो और इकोनॉमिकल मेथड। इकोनॉमिकल मतलब समझते हो, सस्ता। इकोनॉमिक जहां भी आएगा, इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल, इसका क्या मतलब होता है, सस्ता। मतलब कि ज्यादा सस्ते तरीके से हम लोग प्लांट्स को उगा सकते हैं। जैसे कि एक ओनियन लाते हैं, उसको अंदर लगाते हैं, और उससे हम लोग को 8-10 ओनियन मिल गया। एक आलू लाए वो स्कार्स वाला, ठीक है, नॉर्मल आलू लगाओगे नहीं लगेगा, उसको बीज वाला आलू बोलते हैं ना जी। हाँ, तो लाए और 8-10 आलू एक बार में उग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग खेत भर के आलू लगाते हैं, कम से कम कितना 1000 आलू लगाते हैं, तो 1000 से 5000 आलू के आसपास तो हो ही जाएगा, 5000-6000 आलू हो जाएगा आराम से। ठीक है, सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। जिस प्लांट में सीड्स नहीं है, ठीक है, उन प्लांट्स में भी ये फायदा कर जाएगा। जिसमें सीड ही नहीं है, तो वो कैसे अपना रिप्रोडक्शन दिखाएगा, तो वो रिप्रोडक्शन दिखाएगा स्टेम की मदद से, नहीं तो रूट्स की मदद से, और नहीं तो लीव्स की मदद से। ठीक है, तो बनाना में तो सीड नहीं होता, ये तो देखते हैं हम लोग, बीच में मिलता नहीं है, लेकिन इसमें ऑरेंज में तो सीड होता है। बहुत सा ऑरेंज अब ऐसे भी आने लग गया है ना, जहाँ पे सीड, जिस ऑरेंज में सीड ही नहीं है। बहुत सारा चाइना में ऐसा आम है जिसमें गुठली ही नहीं है ना। एक खान सर का वीडियो देख रहे थे, वो बताए थे कि वहां ऐसा आम आ गया जहाँ गुठली नहीं, गुठली समाप्त हो गया। ठीक है, अब क्या, अरे हाँ, मतलब वहां पे ऐसा प्लांट लगाए जाने लग गया ना कि उसमें गुठली नहीं आता। अब सोचो जिसमें गुठली नहीं है, और वो जो आम का पौधा है वो तो सीड के मदद से ही आगे बढ़ता है। ठीक है, सीड के मदद से ही ना वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसमें अगर गुठली नहीं, तब आगे कैसे वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसका कुछ उपाय होगा, वो उपाय इसी में होगा ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। समझ गए। अब आते हैं, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट। ये तो जितना भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा उसमें ये वाला पॉइंट पक्का आएगा, है ना, कि जितना भी प्रोड्यूस होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो सारा का सारा जेनेटिकली सिमिलर ही होगा। अगला है, डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ फ्रूट कैन बी मेंटेन्ड। जो फ्रूट में हमको कैरेक्टर्स चाहिए वो भी हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से मेंटेन कर सकते हैं। ये कैसे होगा सर, वही इसका जो 3 टाइप हम लोग पढ़ते हैं। अगला आर्टिफिशियल मेथड्स की मदद से ये होता है, ये वाला पॉइंट आर्टिफिशियल मेथड का है, कि लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग के मदद से। ठीक है, जैसे कि एक आम का पौधा है, उसमें हम लोग काट करके और आम के ऊपर ना आम का जड़ है और उसके ऊपर दूसरा पौधा लगा दिए, टेप जैसा ऐसे से बांध दिए, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। समझ गए। हाँ, वीडियो वगैरह हम देखते हो ऐसे बांध दिए, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को जो 2 कैरेक्टर चाहिए होता है, एक रूट्स वाला जिसका रूट लगा हुआ है, तो वही तो कोई प्लांट होगा, उसमें कैरेक्टर होगा, और एक जिसका रूट के ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं, रूट, इधर सूट बोलते हैं। तो सूट वाला जो हम लोग पार्ट लगाए हैं, दोनों का कैरेक्टर उसमें आ जाएगा ना। यही लिखा हुआ है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स के हिसाब से हम लोग फ्रूट्स उगा सकते हैं। क्लियर है। ठीक, अच्छा, इसमें हाँ थोड़ा सा और कर ही लेते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड, इसमें एक तो आ जाता है टिश्यू कल्चर। एक क्या आ जाता है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर लैबोरेटरीज वगैरह में इस्तेमाल कर करके और अपने हिसाब से पहले पौधा को तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर फील्ड पे लेकर के जाया जाता है। और ये है कि फील्ड पे मतलब कि सीधा खेत में कैसा कैसा हम लोग यहाँ पे उगा सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड से। तो एक तो है कटिंग, एक क्या है, कटिंग, दूसरा है लेयरिंग, और तीसरा है ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये सिलेबस से बाहर का चीज है। ठीक है, इधर जो लिख रहा हूं, कटिंग क्या होता है जी, जैसे कि हमको अगर कोई पौधा उगाना है, ठीक है, तो जिस पौधा को उगाना है उसका हम लोग पार्ट को कट कर करके और उसके बाद जमीन में लगा देंगे और वहां से रिप्रोड्यूस हो जाएगा, वहां से एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग कटिंग बोलते हैं। लेयरिंग बहुत बढ़िया मेथड है। देखो लेयरिंग क्या होता है, ये देखो एक प्लांट है, ऐसे प्लांट है, यहाँ से उगा हुआ है। ठीक है,
इसका मानो यहाँ पे एगो बहुत बड़ा लीव्स, ये बहुत बड़ा स्टेम जो है, इतना बड़ा स्टेम आ गया, ठीक है। इस स्टेम को निकाल करके यहाँ ये इसके नीचे क्या है, ये सॉइल है, इसके नीचे अर्थ है, ये वाला जो स्टेम आया है ना, इसको यहाँ पर लगा देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके, समझ गए। ये कुछ दिन के बाद यहाँ से उग जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद है, हाँ पेड़ पे लगे हुए, इसी को लेयरिंग बोलते हैं। पेड़ पे लगा हुआ ये स्टीम, इसको यहाँ तक गाड़ दिए ला करके, समझ गए। और उसके बाद फिर ये क्या होता है, थोड़ा सा उगा, फिर यहाँ से कट कर करके, और इसको ये अलग हो जाएगा, फिर ये नया पौधा बन के तैयार हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। और ग्राफ्टिंग क्या हो गया, ग्राफ्टिंग जैसे यहाँ पहले से एक पौधा लगा हुआ था, ठीक है, पहले से एक पौधा, और यहाँ भी पहले से एक पौधा लगा हुआ था, मानो दोनों अलग अलग तरह का पौधा है, दोनों अलग अलग तरह का पौधा है। अच्छा समझो, एक आम का ही दो अलग अलग वैरायटी लेते हैं, एक आम बहुत मीठा लगता है लेकिन वो छोटा साइज का है, एक आम बहुत बड़ा है लेकिन वो मीठा नहीं लगता है, तो दोनों आम का एक का रूट एक का सूट ऐसे एक्सचेंज कर देते हैं ला करके, तो एक क्या हो जाएगा, आम एगो एक तरह का आम ऐसा बनेगा जो मीठा भी लगेगा और बड़ा भी, और दूसरा आम ऐसा बन जाएगा जो मीठा भी नहीं लगेगा और छोटा भी रहेगा, है कि नहीं है। बाजार में उसको खरीदेगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं उसको, है ना। तो यहाँ से जो ये पूरा पौधा था और ये पूरा पौधा था, तो इसका यहाँ पर ऐसे कट लगाया और इसका यहाँ पे ऐसे कट लगाया, ये वाला जो कट किया हुआ पार्ट है इसमें लाके चिपका दिए, और ये वाला कट किया हुआ पार्ट इसमें लाके चिपका दिए। उसके वजह से हम लोग को ये पता चल जाएगा, अगर इससे ये है ए और ये है बी प्लांट, समझ गए। अगर ए प्लांट वाला का रूट रहने दिए और बी प्लांट वाला का सूट लाके इसमें लगा दिए, और इसमें जो फल आने लगा वो बड़ा बड़ा आम का पौधा बनने लगा, तो अगला बार से जानते हो क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा कि बड़ा भी फल बन गया है और मीठा भी लगने लग गया है। तो अगला बार से हम लोग सीधा क्या करेंगे, ए वाला जो प्लांट टाइप था उसका हम लोग रूट रखे रहेंगे, और बी वाला जो प्लांट टाइप है उसका सूट ला करके इसमें लगा देंगे, और ऐसे करते हुए हम लोग एक बाग बगीचा बना सकते हैं, बड़ा बड़ा फल, मीठा मीठा फल, ठीक है। चलिए, लेयरिंग का एक एग्जांपल ये मतलब कि इसका कैसा पौधा का लेयरिंग कर सकते हैं, जैसे कोई पेड़ जिसका बहुत बड़ा स्टेम वगैरह निकलता हो, वैसा कोई पेड़ दिमाग में है, बरगद, बरगद ही दिमाग में आता है, हाँ। तो उसको अगर जो हम ऐसे लेयर, उसको उसका जो ये क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा जो इसका स्टेम है यहाँ पर ला करके और यहाँ लगा दें, तो हो सकता है कि ये फल फूल जाए। सब प्लांट के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होता, ये नहीं कि कटिंग भी उसी प्लांट का कर सकते, उसी प्लांट का लेयरिंग भी कर सकते, उसी प्लांट का ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नोट्स हम जो लिखवाए हैं वो लिखे हो, इस सब का यहाँ तक का नहीं लिखे हो, उसमें होगा एग्जाम्पल, याद नहीं हमको एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अब आता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो क्लास 8 में पढ़े हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर, उसका थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग प्लांट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज को मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कि ह्यूमंस के अंदर अगर देखा जाए तो एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी होता है। मेल बॉडी से एक मेल गैमेट निकलता है। गैमेट याद है क्या, किसको बोलते हैं, एक दिन लिखवाए थे, ऐसा सेल जो रिप्रोडक्शन करने में मदद कर सके, ठीक है। हर सेल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। जो एग्जांपल दिए थे कि यहाँ का स्किन निकाल करके और यहाँ ये क्या बोलते हैं, और लड़की का एक स्किन निकाल करके दोनों को साथ में रख देते हैं, तैयार बैठे हैं, 1-2 साल में बच्चा आने वाला है, ऐसा होगा जी, नहीं होगा। तो क्या ये वाला स्किन का जो सेल है ये रिप्रोडक्शन करने में मदद कर सकता है, नहीं। सो इट इज नॉट ए गैमेट सेल, ठीक है। तो गैमेट सेल किसको बोलते हैं, गैमेट किसको बोलते हैं, वैसा सेल जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से मेल में एक गैमेट सेल होता होगा और एक फीमेल में गैमेट सेल होता होगा। मेल का जो गैमेट सेल है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल, और फीमेल का जो गैमेट सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवम या फिर एग सेल। इतना याद है, ठीक है। अच्छा, मेल का जो गैमेट सेल होता है, ठीक है, और फीमेल का जो गैमेट सेल होता है, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता होगा मेल बॉडी में, और फीमेल बॉडी में क्या होता होगा, एग का फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम के फॉर्मेशन को बोलते हैं ऊजोजेनेसिस, ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस, डबल ओ आएगा, ऊजेनेसिस बोलते हैं। लिखवा देंगे, लिखने का कोई जरूरत नहीं, बोर्ड पे सब लिख देंगे, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर स्पर्म सेल बन चुका है और यहाँ ओवम सेल बन चुका है, लेकिन अगर हमारा बॉडी का सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या था, 23 पेयर, मतलब कितना टोटल था, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम अगर था और स्पर्म सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स आ गया, अब फीमेल बॉडी में क्या था, 46 क्रोमोसोम्स, तो अगर ओवम में भी 46 क्रोमोसोम्स आ गया तो दोनों का क्रोमोसोम जब मिलेगा तो टोटल कितना क्रोमोसोम बन जाएगा, 92 क्रोमोसोम्स। लेकिन क्या अगला बॉडी में 92 क्रोमोसोम होता है, नहीं। शांति। हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ था, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन इधर, और इधर क्या हुआ, ओवम सेल का फॉर्मेशन। स्पर्म सेल के फॉर्मेशन वो क्या बोलते थे, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम सेल के फॉर्मेशन वो क्या बोल रहे हैं, ऊजिनेसिस। क्या बोल रहे हैं, ऊजिनेसिस, OOGENESIS, ऊजिनेसिस। ठीक है, अच्छा यहाँ ये दोनों क्या हो गया, गैमेट फॉर्मेशन। ये दोनों क्या हुआ है, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट दो तरह का बना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और मेल गैमेटोजेनेसिस इसी चीज को बोल रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन को क्या बोल रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो तरह का था, कौन कौन, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजिनेसिस। समझ गए, क्योंकि इसमें मेल गैमेट फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद दोनों जो मिलेगा तो ये पहले गैमेट ट्रांसफर होगा। गैमेट ट्रांसफर मतलब कि मेल गैमेट जो है और जो फीमेल गैमेट है तो कहां आता है, फीमेल गैमेट मेल गैमेट के पास जाता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है, मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के पास जाता है। मतलब कि फीमेल बॉडी में ही वो डेवलपमेंट सारा कुछ होगा, इसीलिए मेल गैमेट जो है वो कहां जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल गैमेट के पास। ठीक है, इसी चीज को क्या बोल रहे हैं, गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर में पार्टिसिपेट सिर्फ कौन ले रहा है जी, मेल गैमेट। ठीक है, क्योंकि मेल गैमेट मेल बॉडी में था, वो फीमेल बॉडी में जा रहा है, इसको क्या बोले, गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट का ट्रांसफर हो गया, इसके बाद फिर क्या होगा, दोनों गैमेट मिलेगा। ठीक है, दोनों गैमेट मिलने की चीजों को क्या हम लोग बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो फ्यूज होगा वहां पे, दोनों जाकर के मिलेगा, उस चीज को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद पहले फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। जब मेल गैमेट मतलब स्पर्म सेल और ओवम सेल जो दोनों मिल गया, तो मिलने के बाद एक सेल बना, और उस सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, जाइगोट। मेल गैमेट को हैप्लॉइड सेल बोला जाता है और फीमेल गैमेट को भी हैप्लॉइड सेल बोला जाता है। हैप्लॉइड मतलब हाफ, हाफ क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें होगा। मतलब कि टोटल अगर 46 क्रोमोसोम होता है तो उसमें कितना क्रोमोसोम होगा, 23 क्रोमोसोम्स ही होगा। ठीक है, अभी नहीं इसके बारे में बात कर रहे थे कि 46 क्रोमोसोम अगर मेल बॉडी में है और मेल गैमेट में भी 46 आ गया, फीमेल बॉडी के पास ही 46 क्रोमोसोम्स हैं, और अगर फीमेल गैमेट में भी 46 क्रोमोसोम आ गया तो दोनों मिलकर के तो 92 हो जाएगा, है ना। तो जो बच्चा बनेगा उसका 92 क्रोमोसोम। अब वो बच्चा जब रिप्रोड्यूस करने जाएगा तो उसका 92 क्रोमोसोम, और फिर जो एक और बॉडी आएगा उसका भी 92 क्रोमोसोम। इस वजह से तो बार बार नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते चला जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहता है पूरा बॉडी में, है ना, जनरेशन टू जनरेशन। तो होता क्या है, हमारा जो मेल बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर फीमेल बॉडी में जो ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो सेल डिवीजन होता है ना, वो होता है मियोसिस सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन। और मियोसिस सेल डिवीजन एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, हाफ। मतलब कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन के टाइम पे 46 क्रोमोसोम्स ना होकर के कितना क्रोमोसोम बनता है, 23 क्रोमोसोम्स। और फीमेल बॉडी में भी क्या होता है, मियोसिस के वजह से एक सेल फॉर्मेशन हो रहा है। मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसके वजह से एक फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर भी कितना क्रोमोसोम्स रह जाता है, 23, और दोनों मिलाकर के कितना क्रोमोसोम्स आ जाता है, 46 क्रोमोसोम्स ही रह जाता है। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो अब दोनों जो है मिल गया एक जगह पर आकर के, इस चीज को क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन किस चीज को बोल रहे हैं, फ्यूजन को, दोनों के टकराने को, और दोनों का टकराने की वजह से एक सेल बन जाता है। फिर से दोनों मिलकर के फिर से कितना सेल बन गया, एक सेल। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बन गया वहां पे, और जाइगोट से फिर बनता है एम्ब्रियो। अब देखो जाइगोट एक सेल का है, और वो एक सेल जो है ना फिर से सेल डिवीजन करना चालू कर देता है। एक सेल जो है फिर से
सेल डिवीजन करना चालू कर देता है। और यहाँ पर सेल डिवीजन होता है माइटोसिस। यहाँ पे सेल डिवीजन कैसा होगा? माइटोसिस। जो एक जायगोट है वो बहुत सारा छोटा 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 पार्ट में ये रिप्रोड्यूस वहां पर होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारा छोटा 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 पार्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर जिसकी वजह से मानो यहीं से डेवलपमेंट का शुरू हो गया। ये मल्टी सेलुलर होता है। एम्ब्रियो क्या होता है? मल्टी सेलुलर। एक सेल से बहुत सारा सेल बनाएगा, सेल से टिश्यू बनाएगा, ऐसे ही ना बढ़ेगा जी। तो यहाँ जायगोट ही था एक सेल तक। इसके बाद जैसे ही एम्ब्रियो आया तो एम्ब्रियो के बारे में दिमाग में बच्चा सोचता है कि ये भी एक ही सेल का होता है। एक सेल का नहीं होता। कितना सेल का होगा? ये मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, अब एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? फोइटस। ये तो 3 महीना का काम, ये 6 महीना में बनेगा। उसके बाद फिर न्यू ऑर्गेनिज्म, ये सब तो आगे चलते जाएगा। ठीक है, इतना लिख लिए हो। हाँ, यहाँ देखो हम लोग थोड़ा सा सेल डिवीजन, बस एक दो पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। सेल डिवीजन कितना तरह का होता है जी? 2 तरह का। याद है ये सब? माइटोसिस और मियोसिस। ये मियोसिस जो है, ये मियोसिस जो है ये कहां पर काम आता है? तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। गैमेट फॉर्मेशन मतलब जो स्पर्म बन रहा है, स्पर्म कहां बनता है? हाँ, ह्यूमन बॉडी के स्क्रोटम में। ह्यूमन बॉडी के स्क्रोटम। स्क्रोटम में भी और कुछ मौजूद होता है क्या? टेस्टिस। टेस्टिस। ठीक है, स्क्रोटम इज ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर बिलो द ह्यूमन वेस्ट, बिलो द मेल वेस्ट। मेल वेस्ट मतलब मेल के कमर के नीचे ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसी चीज को स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, मियोसिस क्या हो गया? हाँ, सेल डिवीजन का एक टाइप। और ये कहाँ काम आ रहा है? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। कहाँ काम आ रहा है? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, माइटोसिस ये कहाँ काम आ रहा है जी? इम्ब्रियो, ये जाइगोट से जब इम्ब्रियो बनता है तो उस टाइम पे जो सेल डिवीजन होता है वो कैसा होता है? माइटोसिस। नहीं तो फिर वहां पर अगर मियोसिस हो गया तो एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो के पास, इम्ब्रियो बोलते हैं, जाइगोट के पास कितना 46 क्रोमोसोम तो हो गया, 23 मेल का और 23 फीमेल का मिला के 46 हो गया। अब वहां पे अगर जो क्या हो गया तुम्हारा मियोसिस, ठीक है, तो 46 बन के आया। अब फिर अगर मियोसिस तरह का सेल डिवीजन तो 23 इधर हो गया, 23 इधर, अब फिर 23 फिर और डिवाइड होगा तो ये 11.5 11.5 ऐसे करके छोटा छोटा और छोटा हो जाएगा। तो सब सेल के पास कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा ना, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहां से फिर मेंटेन करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सेल बनाना है ना। एक जाइगोट था, जाइगोट से फिर 2 3 4 5 6 8 10 लाखों इम्ब्रियो, लाखों ये सेल्स वहां पे बनके तैयार हो गए, उसी चीज को ना हम लोग इम्ब्रियो बोल रहे हैं। तो सब सेल के पास अब तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। मतलब अगर 46 जाइगोट के पास है तो उससे और भी जो बना होगा दूसरा सेल, उसके पास भी कितना होना चाहिए? 46 क्रोमोसोम ही होना चाहिए। ज्यादा क्रोमोसोम होगा ही नहीं। हो जाने से फिर नया कुछ ऑर्गेनिज्म तैयार होने लग जाएगा ना, जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि यहीं पर देखो ना, एक टोबैको प्लांट के पास कितना क्रोमोसोम है? ये मेल गैमेट के पास कितना है? 24। और फीमेल गैमेट के पास कितना है? 24। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा? 48। हमारे पास कितना होता है? 46। जहां दो ज्यादा बड़ा तुम टोबैको बन जाओगे, तंबाकू। मजाक कर रहे हैं। नंबर ऑफ 46 हमारे पास क्रोमोसोम्स है। जैसे ही उस टाइम पे गड़बड़ हुआ होता, 2 क्रोमोसोम ज्यादा, पता चला वैसे ही तंबाकू बना फिरा। जोक सपाट, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होता, पता नहीं क्यों। माइटोसिस ये किस टाइम पे काम आता है जी? जाइगोट से इम्ब्रियो बनने टाइम, या फिर सेल डिवीजन जब हो रहा है हमारा बॉडी में, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से लाखों सेल से बन जाता है, तो उस टाइम पे कौन सा काम आता है? ये माइटोसिस काम आता है। ठीक है, ये मियोसिस कब काम आ रहा है? मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे काम आ रहा है। ठीक है, चलो लिखते जाओ साथ साथ में। गैमेट फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस तो बोल दिए। गैमेट फॉर्मेशन मेल बॉडी में अलग तरह का, मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेल पेरेंट, और यहाँ क्या हो जाएगा? फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट में मेल गैमेट बनता है,
इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म सेल बोलते हैं। फीमेल पेरेंट में फीमेल गैमेट बनता है और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम या फिर एग शेल बोलते हैं। ठीक है, ये मेल गैमेट फॉर्मेशन जो हुआ, मेल का गैमेट का फॉर्मेशन, इस चीज को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजिनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजिनेसिस। ठीक है, और फीमेल गैमेट जो बना है उसको ऊजिनेसिस बोलेंगे। ऊजिनेसिस। ठीक है, मियोसिस में हो गया। मियोसिस का मतलब हुआ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधा, इस चीज को बोलते हैं रिडक्शन सेल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन सेल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ। और देखो, स्पर्म सेल को हम लोग हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। कैसा सेल बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। और फीमेल गैमेट का जो ओवम या एग सेल होता है, इसको भी हम लोग हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। हैप्लॉइड सेल मतलब हम समझते हो, अभी बोले थे हैप्लॉइड हाफ से समझो, हैप्लॉइड से हाफ याद रखो, और हाफ क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाफ सेल नहीं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वैसा सेल जिसमें जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है, जिस ऑर्गेनिज्म से वो निकला उस ऑर्गेनिज्म के जितना उसके पास सेल नहीं है उसका आधा है, तो उसी चीज को हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड सेल, इसका मतलब क्या है? इसके पास है 23 क्रोमोसोम्स। किसके पास? स्पर्म सेल के पास। और ये भी हैप्लॉइड सेल है, इसके पास भी कितना है? 23 क्रोमोसोम्स। अब देखो यहां पर कैसा क्या चीज हुआ होगा जी? यहीं पर ना हुआ होगा मियोसिस, और यहां पर भी क्या हुआ होगा? मियोसिस। अब दोनों का गैमेट का ट्रांसफर होगा। दोनों का क्या होगा? दोनों का नहीं, सिर्फ इसका ट्रांसफर होगा इसके पास। ऐसे नहीं, यहाँ ऐसे बनाते हैं। ये जो चीज है, ठीक है, ये यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। ये दूसरा नंबर पॉइंट आ गया, गैमेट का ट्रांसफर। गैमेट फॉर्मेशन पहला था और दूसरा क्या था? गैमेट का ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर के बाद तीसरा नंबर क्या हुआ होगा? फर्टिलाइजेशन। तीसरा नंबर क्या हुआ होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन, दोनों का टकराना। ठीक है, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा पहले से, इसमें ये एग सेल है। ठीक है, और इसके पास जो है ये स्पर्म जा रहा है, इसी चीज को क्या बोल दिए? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद फिर दोनों मिल करके चौथा नंबर पॉइंट यहाँ डालते हैं। दोनों मिला करके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना दिया होगा? जायगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ होगा? जायगोट। इसका देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का, ये बन गया तुम्हारा जायगोट। अब इसका 23 क्रोमोसोम्स और इसका 23 क्रोमोसोम दोनों इस सेल के अंदर आ गया होगा, तो अब कितना क्रोमोसोम इसके पास आ गया? 46 क्रोमोसोम्स। और अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो इसके पास अब तो जितना ऑर्गेनिज्म के पास क्रोमोसोम्स था उतना ही क्रोमोसोम इसके पास आ गया, इसलिए अब इसको बोलेंगे डाइप्लॉइड सेल। क्या बोलेंगे? डाइप्लॉइड सेल। तब हमको खुद नहीं याद रहता था, हम याद करने लगे तो याद हो गया। खाली ये दिमाग को मत बता बहुत टफ चीज है, दिमाग को बोलो याद हो गया, अब फिर याद करते रहो पीछे से, उनको अभी आते हैं। ठीक है, हाँ, दिमाग को मूर्ख बना सकते हो तुम लोग, पता है कि नहीं है? अरे हमको ऐसा सिखाया गया 11th क्लास में, तुमको 10 एम सिखा देते हैं, सीख जाओ। ठीक है, सर सिखा देते हैं हम लोग को कि तुम ऐसा सोचो ना, 15 मिनट सो जाओ, अल्लाह बोला नींद पूरा हो गया मेरा, समझ गया? 15 मिनट सो के उठ जाते थे, बोलते थे हाँ नींद पूरा हो गया, अब फिर ट्यूशन चले जाते थे। मेरा आदत था 1-1.5 घंटा सोने का दोपहर में, तो 11th में आदत कर लिए 15 मिनट, तब भी हम आते हैं स्कूल से पढ़ा करके और 10 से 12 मिनट सोते हैं और उसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो दिमाग को जो बताओगे वही वो वैसा तैयार होगा। यहाँ जायगोट बनने के बाद क्या हुआ होगा जी? इम्ब्रियो। जायगोट के बाद क्या हुआ होगा? इम्ब्रियो। डेवलपमेंट फ्रॉम जायगोट टू इम्ब्रियो। हाँ, 5। इसके बाद क्या बन गया होगा? इम्ब्रियो। अच्छा, इम्ब्रियो बनने टाइम कैसा सेल डिवीजन हुआ याद है अभी तक? माइटोसिस, है ना? तो इम्ब्रियो देखो, जायगोट पहले से था, अब इसमें बहुत सारा ऐसे ऐसे सेल्स बनना तैयार हो गया, तो
तो इम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है कि यूनिसेलुलर? मल्टी सेलुलर। इसके पहले जो भी स्पर्म था या ओवम था या फिर जाइगोट था, वो सारा का सारा क्या था? यूनिसेलुलर, एक एक सेल का था। लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, वो भी कैसा वाला? माइटोसिस। मतलब ये जो छोटा छोटा जो सेल इसके अंदर दिख रहा है बहुत सारा, ये छोटा छोटा सेल जो बहुत सारा अंदर में दिख रहा है, ये सारा सेल के पास कितना कितना क्रोमोसोम होगा? 46 सबके पास आ गया होगा। ठीक है, और इसी सेल से यहीं से बढ़ते बढ़ते बड़ा ऑर्गेनिज्म बनेगा। इम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? इम्ब्रियो से बन जाएगा फोइटस। इम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? फोइटस। और उसके बाद फिर यहाँ से ऑर्गन्स, ये इसी फोइटस में ही ना ऑर्गन्स बनना चालू हो जाता है। ये इम्ब्रियो जो है शायद 15 दिन या 28 दिन का एक स्टेज होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आ जाता है तुम्हारा यूटेरस में। ठीक है, फीमेल बॉडी के यूटेरस में, और वहां से डेवलपमेंट चालू होता है छोटे छोटे ऑर्गन्स के। ठीक है, इतना हम लोग को 10th क्लास में भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, कि कौन सा महीने में क्या डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन बता देंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे करके 9 महीने का डेवलपमेंट हम लिखे थे। हमको खुद लग रहा था कि जानना चाहिए चीज कौन सा महीना में क्या डेवलप होता है बॉडी में। ठीक है, तो वो लिख करके रखे हो, उस टाइम जब पढ़ाएंगे। तो अभी सिर्फ शुरुआत इसका है। ठीक है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा जो ह्यूमन बॉडी का हम लोग पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तब हम लोग जब फ्लावर का पढ़ेंगे तब याद आएगा। यहाँ सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद फिर इसका जाइगोट बन रहा है, उसका डिम्ब्रियो बन रहा है, तो उसी से उसका एक आध नया नाम भी आएगा, तो उसको फिर याद करेंगे वहां पे। उस हिसाब से कोरिलेट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ पर सीधा ऑर्गेनिज्म, हाँ बस खिलना होता है। उसके पास भी स्पर्म और ओवम सेल है ना जी, तो वो आके फ्यूज होगा। हाँ, तो उसका नाम, तो वो तो फिर ऐसे ह्यूमन बॉडी के बारे में बोल सकते हो कि जाइगोट मिला, उसके बाद फिर उसको बस बढ़ना होता है, 9 महीना के बाद डिलीवरी हो गया।